आज मैं आपसे एक ऐसी कंट्रोवर्शियल किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस बुक का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब इतनी डेंजरस और पावरफुल मानी जाती है कि अमेरिका के कई जेलों में इसे बैन कर दिया गया है ताकि वहाँ के जेलर्स इसका यूज करके गार्ड्स को मैनिपुलेट करके वहाँ से भाग ना जाए। अब आप सोचोगे मैं तो एक स्टूडेंट हूँ या फिर 9 to 5 जॉब करता हूँ तो मुझे पावर की क्या जरूरत। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको लगता है कि आप पावर गेम्स नहीं खेल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और आपके साथ नहीं खेलेगा। ये लॉस जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों का फायदा उठाएं, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सभी लॉस तो एक वीडियो में मैं नहीं बना सकता बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 लॉस को रख रहा हूँ। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने बॉस या फिर आपसे जो ऊपर है उनसे ज्यादा स्मार्ट देखने की कोशिश मत करना। सुनने में यह बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन हिस्ट्री इस चीज का गवाह है। इस लॉ को तोड़ने की वजह से लोगों ने अपनी आजादी यहाँ तक कि अपनी जान तक गवाई है। बात है 1661 की। फ्रांस पर राज था किंग लुइस 14 का, जिन्हें द सन किंग भी कहा जाता है। उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फोकट। जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी तो फोकट को लगा अब अगला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा, लेकिन किंग लुइस ने वो ऑपोजिशन ही खत्म कर दी। फोकट को लगा कि शायद किंग उससे नाराज है। किंग को खुश करने और इम्प्रेस करने के लिए फोकट ने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने अपने महल में दुनिया के सबसे शानदार और महंगी पार्टी होस्ट किया। यह कोई आम पार्टी नहीं थी, इसमें यूरोप की सबसे बड़ी नोबिलिटी आई थी। मलायरे जैसे महान लेखक ने इस पार्टी के लिए एक स्पेशल प्ले लिखा था। 7 कोर्स का लेविश डिनर था जिसमें ओरिएंट से नए नए खाने मंगवाए गए थे। एक ऐसी गार्डन वॉक थी जिसमें ज्योमेट्री और फाउंटेन्स का परफेक्ट बैलेंस था। हर कोई कह रहा था कि ऐसी पार्टी तो उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? अगले ही दिन फोकट को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर देश का खजाना लूटने का इल्जाम लगा दिया और उसे पायरेनस माउंटेन के एक आइसोलेटेड जेल में रखा गया, जहां उसने अपने आखिरी 20 साल की जिंदगी अकेलेपन में काटी। अब यहाँ सवाल आता है कि फोकट ने तो किंग के ऑनर में पार्टी रखी थी, तो उसकी ऐसी हालात क्यों हुई? यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क सच है। किंग लुइस एक बहुत ही प्राउड और एरोगेंट इंसान था। वो खुद को हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन देखना चाहता था। जब उसने देखा कि उसके ही प्रजा और उसके ही दोस्त एक फाइनेंस मिनिस्टर से इतने इम्प्रेस्ड हैं, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसे इनसिक्योरिटी फील हुई और फोकट उसकी चमक को फीका कर रहा था। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में समझाते हैं कि जो लोग पावर में होते हैं वो चाहे बाहर से कितने ही स्ट्रॉन्ग दिखे, अंदर से उतने ही इनसिक्योर होते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई उनकी जगह ना ले ले। अगर आप नेचुरली बहुत स्मार्ट या चार्मिंग या इंटेलिजेंट हैं, तो आपको अपना ये टैलेंट थोड़ा म्यूट या कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ 3 गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, अगर आप अपने बॉस से थोड़ा स्मार्ट हैं तो थोड़ा ऑपोजिट एक्ट कीजिए। जानबूझकर ऐसी छोटी मोटी गलती कीजिए जिससे आपका ज्यादा नुकसान ना हो। मास्टर को लगना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस आपका काम आ रहा है। सेकेंड, अगर आपके पास कोई बेहद क्रिएटिव आइडिया है तो उसे पब्लिकली ऐसे प्रेजेंट कीजिए जैसे वो आइडिया आपके बॉस का है। नंबर 3, अपने असली टैलेंट और स्ट्रेंथ छुपाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि पावर गेन करने का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब वक्त आएगा तब आप अपनी चमक दिखा सकते हैं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। जिंदगी का सबसे डार्क और ब्रूटल बेट्रियल्स किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही दोस्त ने दिए हैं। दोस्ती के पर्दे के पीछे अक्सर सबसे खतरनाक इमोशन छुपे होते हैं, जलन और इनसिक्योरिटी। डार्क रियलिटी को समझने के लिए चलते हैं 9th सेंचुरी का बेजाइंटीन एम्पायर में, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का सर काटकर भाले पर टांग दिया था। 9th सेंचुरी एडी का एक यंग और इनएक्सपीरियंस राजा था, माइकल III। जब वो गद्दे पर बैठा तो उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। उसने सबसे काबिल और एक्सपीरियंस मिनिस्टर को इग्नोर कर दिया और चुना अपने बेस्ट फ्रेंड को। उसका नाम था बेसिलियस। बेसिलियस कोई रॉयल इंसान नहीं था, वो एक आम हॉर्स ट्रेनर था जिसने एक बार माइकल की जान बचाई थी। माइकल ने दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए बेसिलियस को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, उसे टॉप स्कूल्स में भेजा, गिफ्ट्स दिए, पैसा दिया और अपना चीफ काउंसलर बना दिया। लेकिन पावर एक ऐसी आग है जो किसी की भी नीयत जला सकती है। बेसिलियस को पावर का नशा लग गया। उसने दोस्ती का फायदा उठाते हुए पहले माइकल के कान भरे, उसके अंकल को मरवा दिया, फिर आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक वक्त ऐसा आया जब किंग माइकल के पास पैसे खत्म हो गए। उसने अपने दोस्त बेसिलियस से थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मांगी, वही पैसा जो माइकल ने उसे दिया था। बेसिलियस ने एक कोल्ड एरोगेंट स्माइल के साथ सीधा इनकार कर दिया। उस एक मोमेंट में माइकल को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ।
और तब तक गेम ओवर हो चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद बेसिलियस ने अपने उसी बेस्ट फ्रेंड किंग माइकल का मर्डर करवा दिया और उसका सर एक भाले पर टांग कर पूरे शहर में घुमाया और खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। इस बेट्रियल का रूट कॉज क्या था? द बर्डन ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी दोस्त पर बड़ा एहसान करते हैं या फिर उसे कोई ऐसी पोजीशन देते हैं जो वो डिजर्व भी नहीं करता, तो वो एहसान उसके लिए बोझ बन जाता है। उसके ईगो को लगता है कि उसने ये पोजीशन अपनी काबिलियत में नहीं बल्कि दोस्ती के भीख में पाई है और यहीं से स्टार्ट होता है जलन। वो अंदर ही अंदर इतना इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो आपको ही नीचे गिराने के लिए प्लान्स बनाएंगे। वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में एक स्ट्रिक्ट डिस्टेंस होना जरूरी है। प्रोफेशनल जगह पर काबिलियत की वैल्यू दोस्ती से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। अब आते हैं इस लोग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, हाउ टू यूज योर एनिमीज। एक डिक्लेयर किया हुआ दुश्मन एक टू फेस दोस्तों से 1000 गुना बेहतर होता है, क्योंकि एक फॉर्मर एनिमी के पास प्रूव करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर आप किसी दुश्मन को माफ करके उसे अपने साथ मिला लेते हैं तो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए किसी आम दोस्त से ज्यादा मेहनत करेगा। आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आपका दुश्मन क्या सोचता है, उसकी लिमिट्स क्या है, लेकिन एक दोस्त उसकी हिडन जेलेसी को डिकोड करना लगभग नामुमकिन है। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इसका डायरेक्ट लॉजिक, अगर आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट या कोई कॉलेज असाइनमेंट या कोई अपना पहला स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ दोस्ती के बेस पे लोगों को टीम में मत लीजिए। अपने बेस्ट फ्रेंड को फ्रेंडशिप के लिए रखिए, काम के लिए नहीं। काम के लिए उन लोगों को चुनिए जो स्किल्ड हैं, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं। अगर कॉलेज या कोचिंग में आपका कोई कॉम्पिटिटर है या किसी से बहस हुई है, ईगो को साइड में रखकर उसके साथ कोलैबोरेट कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना और दुश्मनों को अपने फायदे के लिए यूज करना ही एक ट्रू मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा हथियार है। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। मास्टरमाइंड और कॉमन लोगों के बीच सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है। अगर सामने वाले को आपका अगला मूव पता है तो आप कभी गेम नहीं जीत सकते। जो अपने प्लान्स और अपने ड्रीम्स का ढिंडोरा पीटते हैं वो अक्सर रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। बात है 1850 की। ओटो फॉन बिस्मार्क, जो आगे चलकर जर्मनी का सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक बने, उस वक्त प्रूसियन पार्लियामेंट के एक यंग डिप्यूटी थे। बिस्मार्क का एक बहुत ही क्लियर और बड़ा गोल था, प्रूसिया यानी मॉडर्न डे जर्मनी को एक बहुत ही पावरफुल देश बनाना और उसका सबसे बड़ा एनिमी ऑस्ट्रिया को किसी भी हालात में बर्बाद करना। उन्हें पता था कि इसके लिए उन्हें ऑस्ट्रिया से वार करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में वार फीवर छाया हुआ था। ज्यादातर मिनिस्टर चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पर अटैक हो, लेकिन प्रूसिया का किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ शांति चाहते थे। वो वार के सख्त खिलाफ था। बिस्मार्क, जो अंदर ही अंदर खून और वार चाहते थे, उन्होंने यहाँ एक ऐसा मूव चली जिसने सबको शॉक कर दिया। पार्लियामेंट के ठीक बीच में बिस्मार्क ने एक स्पीच दी, लेकिन उन्होंने वार को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने वार का मजाक उड़ाया। उन्होंने पब्लिकली कहा, ऑस्ट्रिया तो हमारा दोस्त है, एक वार हमारा कितना बड़ा नुकसान करेगी, कितने घर बर्बाद होंगे। पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि बिस्मार्क, जो हमेशा प्रूसिया की ताकत की बात करते थे, अचानक ऑस्ट्रिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं। लेकिन बिस्मार्क का प्लान कुछ और ही था। उन्हें पता था कि उस टाइम प्रूसिया की आधी अधूरी आर्मी ऑस्ट्रिया को हरा नहीं पाएगी और अगर वार हार गए तो उनका अपना पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इस स्पीच का रिजल्ट क्या हुआ? किंग फ्रेडरिक इतने खुश हुए कि उसने बिस्मार्क को इंस्टेंटली कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। बिस्मार्क ने किम का ट्रस्ट जीत लिया था। अगले कुछ सालों में जब उन्होंने आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर की ऑपोजिशन हासिल की, तब उन्होंने चुपचाप अपनी आर्मी को इतना पावरफुल बनाया कि आखिर में उन्होंने वही किया जो उनका असली गोल था। ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हरा दिया और जर्मनी को यूनिफाई किया। बिस्मार्क ने अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाया, वही हासिल किया जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। बिस्मार्क की स्टोरी हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बताती है। लोग उस चीज पर इंस्टेंटली विश्वास कर लेते हैं जो उनकी आंखों के सामने होती है। जब आप खुलेआम सच बोलते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। प्रिडिक्टेबल इंसान से ना कोई डरता है, ना कोई उसकी रेस्पेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मैनिपुलेट ना कर सके तो उन्हें नकली टारगेट दीजिए। अपने प्लान्स को छुपाने का सबसे बेहतरीन तरीका चुप रहना नहीं है। अगर आप अचानक से चुप हो जाएंगे तो लोगों को शक होगा। इसके बजाय ओपनली ऐसी चीजों के बारे में बात कीजिए जो आपके असली गोल्स है ही नहीं। सामने वाले को लगने दीजिए कि आप लेफ्ट जा रहे हैं जबकि आपका असली मूव राइट की तरफ हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर दूसरे दिन व्हाट्सएप या इंस्टा पे स्टेटस मत डालिए। जब आप अपने गोल्स पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं तो आपके माइंड को एक फेक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और अगर आप फेल हुए तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से हमेशा कम बोलो। और मैं ये हमेशा कहते हुए आया हूँ, ओवर एक्सप्लेन एक वीक इंसान की निशानी है। जो इंसान हर वक्त अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, पावर और रिस्पेक्ट दोनों ही डिमिनिश हो जाती है। दुनिया में आपके शब्द आपके सबसे महंगे रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें बेवकूफों की तरह मत उड़ाओ। आइए देखते हैं कि हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और एरोगेंट किंग ने इस लॉ को कैसे मास्टर किया था। हम वापस चलते हैं 17th सेंचुरी के फ्रांस में। किंग लुइस 14 का दरबार लगातार डिबेट्स और आर्गुमेंट से भरा रहता था। जब भी मिनिस्टर्स को कोई नया लॉ पास करवाना होता,
या देश का कोई बड़ा डिसीजन लेना होता तो वो आपस में दिन रात बहस करते थे। फिर सबसे काबिल मिनिस्टर्स को चुना जाता था और वो किंग के सामने अपने प्रस्ताव रखते थे। मिनिस्टर्स किंग के पास जाने से पहले प्रैक्टिस करते थे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किंग के सामने एक्सप्रेशन कैसे रखना है। वो किंग को इम्प्रेस करने के लिए डिटेल में अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन करते थे। लेकिन किंग लुइस 14 क्या करते थे, वो उनकी पूरी बातें चुपचाप बिना कोई एक्सप्रेशन दिए सुनते थे। उनके चेहरे से किसी को समझ नहीं आता था कि वो खुश हैं या गुस्से में हैं या बोर हो रहे हैं। जब मिनिस्टर बोलकर थक जाता है और किंग का ओपिनियन मांगता है, किंग सिर्फ 3 शब्द बोलते थे और उसके बाद वो वहाँ से मुड़ कर चले जाते थे। इस साइलेंस का इम्पैक्ट क्या होता था कि मिनिस्टर पूरे हफ्ते डर में रहते थे कि किंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उनकी कम बोलने की आदत ने पूरे कोर्ट में एक खौफ पैदा कर दिया था। किसी को पता नहीं होता था कि उन्हें धोखा कैसे करना है, क्योंकि वो बता नहीं रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। लुइस 14 ने एक सिंपल से ट्रिक यूज किया। कम बोलकर उन्होंने बाकी लोगों को ओवर एक्सप्लेन करने पर मजबूर कर दिया, जहां लोगों ने डर के मारे अपनी ही कमजोरियां लीक कर दी। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि पावर का सबसे बड़ा रूल है अपीयरेंसेस। जब आप कम बोलते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले से ज्यादा मिस्टीरियस और बड़े और पावरफुल लगते हैं। इंसान नेचुरली चाहता है कि लोग उसे सुने और समझे। लॉ नंबर 5, गार्ड योर रेपुटेशन विथ योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन, आपका ब्रांड वैल्यू, आपका भौकाल, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार है। जिंदगी के आधे से ज्यादा बैटल्स आप तभी जीतते हैं जब सामने वाले को आपका रेपुटेशन पता हो। दुनिया फैक्ट्स पर नहीं, परसेप्शन पर चलती है। लोग आपके एक्शंस को बाद में देखते हैं, आपके रेपुटेशन को पहले जज करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन 1 लाख सेना को बिना एक भी तीर चलाए हरा सकती है। हिस्ट्री के सबसे माइंड ब्लोइंग गेम को समझते हैं। चाइना की वॉर ऑफ द 3 किंगडम्स का वक्त था। एक तरफ थे सू किंगडम के महान जनरल, जिन्हें लोग द स्लीपिंग ड्रैगन कहते थे। उनकी रेपुटेशन एक ऐसे चतुर स्ट्रैटेजिस्ट की थी जो हमेशा एक कदम आगे सोचता था और दुश्मनों को अपने ट्रैप्स में फंसा लेता था। एक दिन उसने एक छोटे से शहर में अपनी थकान मिटा रहे थे। उनके पास सिर्फ 100 सोल्जर्स थे। अचानक खबर आई कि दुश्मन जनरल ने 1.5 लाख सोल्जर्स का एक मासिव आर्मी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ थे 100 सोल्जर्स और एक तरफ थे 1.5 लाख सोल्जर्स। मौत सामने खड़ी थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी अजीब कमांड दी जिसने सबका दिमाग हिला दिया। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को शहर के गेट्स पूरी तरह खोलने को कहा, अपने वेपन छुपाने को कहा और खुद के भेष बदलने को कहा। वो जनरल खुद एक मोंग के कपड़े पहनकर शहर की सबसे ऊंची दीवार पर आराम से बैठ गए। उन्होंने अगरबत्ती जलाई और ल्यूट बजाते हुए गाना गाने लगे और वो दुश्मन जनरल 1.5 लाख की सेना शहर की गेट्स तक पहुंच गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि शहर के गेट्स खुले हैं और वो जनरल आराम से दीवार पर बैठकर म्यूजिक बजा रहे हैं, वो रुक गया। उसने अटैक का ऑर्डर नहीं दिया। दुश्मन जानता था कि द स्लीपिंग ड्रैगन कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन एक ऐसे इंसान की थी जो हमेशा डेडली ट्रैप्स बिछाते थे। उस दुश्मन को लगा कि शहर के अंदर पक्का कोई बहुत बड़ी आर्मी छिपी है और ये एक सुसाइड ट्रैप है। डर के मारे वो लोग 1.5 लाख की आर्मी को इमीडिएटली वहाँ से लेकर भाग गया। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ के थ्रू एक बहुत ही ब्रूटल सच बताते हैं। इंसान नेचुरली सस्पिशियस होता है। हम लोगों को इजीली जज नहीं कर पाते, इसलिए हम उनके अपीयरेंसेस और रेपुटेशन पर रिलाई करते हैं। अगर आपकी रेपुटेशन एक रथलेस, क्लेवर और अनप्रेडिक्टेबल इंसान की है तो आपके दुश्मन आप पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। एक सॉलिड रेपुटेशन आपका एक ऑरा देती है, ऐसी पावर जो फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल होती है।